कुछ सिने फैन जानते हैं कि जहां हिंदी सिनेमा के आइडियाज खत्म होते हैं, वहां से साउथ इंडियन सिनेमा सोचना स्टार्ट करता है। खास तौर पर तमिल और मलयालम सिनेमा, जो कि सालों से ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा में काउंट हो सकती है। और उन्हीं में से एक है आइडेंटिटी, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत होती है हरण शंकर नाम के एक छोटे से लड़के को दिखाते हुए, जो कि लाइब्रेरी में सारी बुक्स को लाइन बाय लाइन जमा रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि हरण शंकर को पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो सारी बुक्स को बहुत अच्छे से पहचानता है। अब हरण के बारे में उसके मामा जो है वो एक नर्स को बता रहे होते हैं। सालों पहले हरण के माता पिता ने शादी की थी। उनके बच्चे हुए, जिनमें एक हरण था तो दूसरा उसकी बहन देविका थी। कुछ महीने साल तक वो ठीक रहे, लेकिन कुछ सालों के बाद हरण के पिता का बिहेवियर चेंज होने लगा, जो कि एक पुलिस वाले थे, और उनका डाइवोर्स हो गया। और जब डाइवोर्स हुआ तो हरण की कस्टडी उसके पुलिस वाले पिता को मिल गई, जिनका बिहेवियर इतना ज्यादा खराब था कि वहां उनके साथ रहते रहते हरण को ओसीडी हो गई, जिसका मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और हरण की बहन देविका की कस्टडी हरण की मां के हाथों में चली गई। लेकिन दोनों को जब वो साथ नहीं देख पाई तो हरण की मां की तबीयत खराब हो गई। हरण की मां बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है। कुछ सालों के बाद हरण के पुलिस वाले पिता का देहांत हो जाता है और हरण की मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे हरण की मां को एक बेटी हुई जिसका नाम नीरजा है। और अब नीरजा, देविका और हरण जो है वो साथ में रहते हैं, वो भी अपने मामा के साथ। अब अगले सीन में हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की कुछ लड़कियां शॉपिंग वगैरह कर रही होती है और वो लोग ट्रायल रूम में कपड़े वगैरह भी चेंज कर रही होती है। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़की देखती है ट्रायल रूम में ऊपर की तरफ एक मोबाइल रखा हुआ है और उसका कैमरा भी ऑन है। ये देखकर वो मोबाइल फोन को लेकर आती है और मॉल के कर्मचारियों को बताने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो उस मोबाइल फोन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। आगे हमें मालूम चलता है कि मॉल का जो कर्मचारी था जिसे वो लड़की मोबाइल फोन बता रही थी, वो अमर फेलिक्स था। और दरअसल में ये सब कुछ उसी की प्लानिंग थी। और अमर फेलिक्स ने ऐसा पहली बार नहीं किया था, बल्कि ऐसा वो कई बार कर चुका है। वो इस तरह से लड़कियों की गंदी वीडियो बनाता और उन्हें ब्लैकमेल करके ढेर सारा पैसा ले लेता। लड़की के घर वाले भी बदनामी से डरने लगते हैं, इसलिए अमर फेलिक्स को वो लोग ढेर सारा पैसा दे देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अमर फेलिक्स ने उसकी वीडियो बनाई, बदले में उससे वो 3 लाख रुपए चाह रहा था और उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उस लड़की ने अमर फेलिक्स को 3 लाख रुपए दे दिए। अमर का ये रोज का काम है, जिसके बाद वो अपने एक प्राइवेट अड्डे पर जाता है, जो कि एक सुनसान जगह पर है। वो वहां पर जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद है। वो आदमी यहाँ अमर को बुरी तरह से मारने लगता है और यहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर पूरे के पूरे उसके अड्डे में आग लगा देता है। तो अमर का जो सुनसान जगह पर अड्डा था, उसे उस आदमी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अगले सीन में हम डीवाईएसपी दिनेश को देख पाते हैं, जिन्हें इसकी सारी खबर लगती है कि एक सुनसान जगह पर एक गोदाम है जिसमें एक लाश मिली और उस लाश को नदी में बहा दिया गया है, जिसके बारे में दिनेश केरल के इंस्पेक्टर एलन से बात करते हैं। और अभी ये पूरा केस दिनेश और एलन ही संभालने वाले हैं। उस आदमी को मारने के पीछे किस का हाथ है वो अब पता कर रहेंगे। और जब एलन ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो उसे एलिसा नाम की लड़की के बारे में मालूम चलता है, जिसने की उस रात उस आदमी को देखा था जिसने अमर को मारा और उस जगह को जलाई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो उस जगह से वापस लौट रही थी, तभी उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके सर पर गहरी चोट लग गई थी। तब डीवाईएसपी दिनेश यहाँ एलन से कहता है कि तुम एक काम करो, एलिसा को मेरी ही बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में ले जाओ, जहाँ पर कि वो सेफ रहेगी, क्योंकि उसकी जान भी अब खतरे में हो सकती है। और अगर वहाँ कोई पूछे कि ये कौन है तो तुम बताओगे कि एलिसा तुम्हारी बहन है। एलिसा ही है जो कि उसे किलर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं हरण शंकर और उसकी पूरी फैमिली को, जिसकी फैमिली में 2 बहन और उसके मामा रहते हैं। हरण, देविका और नीरजा आपस में भाई बहन हैं,
लेकिन यहाँ नीरजा जो है वो उनकी स्टेप सिस्टर है। लेकिन फिर भी उन दोनों ने नीरजा को कभी भी ये बात महसूस तक होने नहीं दी। बात की जाए हरण शंकर की, तो हरण एक ऐसा परफेक्ट बंदा है जिसे सारी चीजें आती है और वो बहुत ही शांत रहता है। अब हरण शॉपिंग के बाद जब अपनी बहनों के साथ घर लौट रहा था, तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात होती है एलन और एलिसा से। देविका को मालूम चला कि यहाँ पर एलिसा और एलन तो उनके पड़ोसी हैं, जो कि एक फ्लोर ऊपर ही रहने वाले हैं। अगले सीन में हम हरण को देखते हैं, जिसके मामा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर मतलब कि डीवाईएसपी दिनेश के घर पर चोरी हो गई है और उधर क्या चल रहा है चलो देख कर आते हैं। वहाँ वो जब पहुंचे तो हरण ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक स्केच आर्टिस्ट को चोर का हुलिया बता रहा है, लेकिन वो स्केच आर्टिस्ट ठीक से वो चेहरा नहीं बना पा रहा था, जो हरण ने देख लिया था। इसलिए वो स्केच आर्टिस्ट से कहता है कि तुम ठीक से बना नहीं रहे हो। तब यहाँ पर हरण छोटे से बच्चे से कहता है कि क्या उसके कान इस तरह थे, जिस पर वो बच्चा हाँ कहता है। तो यहाँ पर हरण उससे कहता है कि तुमने चोर को देखा ही नहीं। हरण ने उस बच्चे के हाव भाव से पहचान लिया था कि उसने उस चोर को नहीं देखा है, क्योंकि ऐसे कान तो एनिमी के कैरेक्टर के हुआ करते हैं। तब वो बच्चा हरण को बता देता है कि मैंने चोर को नहीं देखा, बल्कि मेरी छोटी बहन ने देखा है, लेकिन वो बताने से काफी डर रही थी, इसलिए उसने मुझे ही सारा हुलिया बता दिया था। तो अब हरण उस छोटी सी बच्ची के पास जाता है और वो उससे सारी चीजें पूछने लगता है। सबसे पहले हरण उससे पूछता है कि उस चोर की हेयर स्टाइल कैसी है, क्योंकि जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी हेयर स्टाइल को देखते हैं। धीरे धीरे करके हरण उस छोटी सी बच्ची से सब कुछ पूछ लेता है और उसके बताए हुए हुलिये के द्वारा वो एक चेहरा बनाकर रख देता है। जब ये स्केच सभी लोग देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये तो हमारे घर पर आता रहता है, जो कि एक प्लम्बर है। बात अब यहाँ पर आती है कि आखिर हमारा हीरो हरण ने स्केच बनाना कहाँ से सीखा। तो मालूम चलता है कि हरण की माँ एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट थी और उन्हीं के द्वारा हरण ने भी स्केचिंग करना सीखा। यहीं पर एलन और डीवाईएसपी दिनेश भी मौजूद थे। यहाँ एलन डीवाईएसपी दिनेश से कहता है कि हमें इस केस में यहाँ हरण को भी जोड़ लेना चाहिए, लेकिन डीवाईएसपी कहते हैं कि हमें इस केस में ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ना है। लेकिन फिर भी रात होते ही एलन जो है वो वहाँ हरण के पास पहुंचा और उससे कहता है कि एलिसा मेरी बहन नहीं है, वो तो बस यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें उस केस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, पर हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें एक स्केच बनवाना है एक किलर का, जिसे एलिसा ने देखा है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और मैं तुम्हें इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दूंगा, जिसके लिए यहाँ पर हमारा हीरो हरण भी मान गया था। अब अगले दिन हरण जो है वो एलिसा के पास जाता है। यहाँ पर एलन भी मौजूद था और अब एलिसा उस किलर के बारे में सब कुछ बताने लगती है बिल्कुल डिटेल में, और यहाँ हरण उसकी बताई हुई डिटेल्स को यहाँ पर फॉलो करने लगता है और एक स्केच तैयार कर देता है। लेकिन जब आधा स्केच तैयार हुआ तो यहाँ पर हरण रुक जाता है और वो उससे कहता है कि सेशन इज ओवर, और उसके बाद एलिसा यहाँ से चली जाती है। और अब एलन से कहता है कि कभी कभी ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं जब हुलिया बताने वाला स्केच आर्टिस्ट का ही हुलिया बता दे। और यहाँ पर हमारा हीरो हरण जो है वो एलन को बताता है कि एलिसा ने मेरा हुलिया देखकर मेरा ही स्केच बनवा दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किलर हूँ। अगर मैं किलर होता तो एलिसा मुझे झट से पहचान लेती और वो तुम्हें बता देती कि यही किलर है। कभी कभी विक्टिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए ये सब कुछ होता है। इसलिए वो एलन से कहता है कि हम उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि एलिसा ने उस किलर को देखा था। तो ये सुनने के बाद एलन, एलिसा और यहाँ पर हमारे हीरो हरण को लेकर उसी गोदाम पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि एलिसा ने उस किलर को देखा था। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो हरण जो है वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि यहाँ पर जिस आदमी को किलर ने मारा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हरण ही था, और उसी ने उस सारी जगह पर आग भी लगा दी थी। हरण तो इस जगह पर आकर इस जगह को कंफर्म करना चाहता था। तो यहाँ पर वो लोग अब आ तो जाते हैं, लेकिन हरण को अब एक स्केच भी बनाना था जो कि वो खुद ही है। तो यहाँ पर एलिसा जो है वो उसे उस किलर का हुलिया बताने लगती है और हरण भी यहाँ पर स्केच बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार एलिसा ने जो बताया है उस हिसाब से यहाँ पर हरण स्केच नहीं बनाता है, बल्कि वो एक ऐसा स्केच बनाता है जो कि एलिसा के बताए हुए हुलिये से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर हरण ने ये स्केच एलिसा को नहीं बताया था, लेकिन एलन इस स्केच को यहाँ पर एलिसा को बताना चाहता था। जब उसने एलिसा को ये स्केच बताया तो एलिसा कहती है हाँ यही था,
ये सुनकर हरन जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिरकार एलिसा ने उसके लिए कंफर्मेशन कैसे दे दी, क्योंकि ये बंदा तो किलर था ही नहीं। ये बात हरन के दिमाग में घूम रही थी कि आखिर एलिसा ने उसे पहचानने से इनकार कैसे कर दिया। इसलिए वो अपनी बिल्ली रूबी के गले में एक जैमर फिट करके एलिसा के कमरे में भेज देता है और एलिसा के घर पर फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं था। एलिसा बिल्कुल अकेली थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर हरन जो है वो एलिसा के कमरे की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके कमरे के पास पहुंचा तभी उसे यहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई थी और वो कोई और नहीं बल्कि उसके मामा श्रीनिवास मामा थे, जो कि हरन से पूछने लगते हैं कि आखिर वो एलिसा के कमरे के बाहर क्या कर रहा है। तो हरन कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी और तभी यहाँ पर एलन भी आ जाता है। एलिसा पूरी तरह से घबरा गई थी और उसने तो गन तक निकाल ली थी और वो तो एलन को भी कुछ 10 सेकंड तक नहीं पहचान पाई थी। ये सारी चीजें श्रीनिवास ने नोटिस कर ली थी क्योंकि वो एक डॉक्टर है, इसलिए वो कहता है कि ये एक बीमारी है और मुझे तुम पर पूरा डाउट है कि तुम्हें जरूर फेस ब्लाइंडनेस है, जिसमें हम किसी को पहचानने में थोड़ी देर कर देते हैं, जो कि सिर पर चोट लगने की वजह से होती है और शायद इसी वजह से एलिसा जो है वो उस दिन हरन को नहीं पहचान पाई थी। यहाँ पर डॉक्टर श्रीनिवास सभी को बता रहे होते हैं कि आखिर फेस ब्लाइंडनेस होता कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें होती है। उसमें फेस को पहचानने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें हम तुरंत तो कोई फेस पहचान लेते हैं, लेकिन अगर वो तुरंत ही कपड़े बदल कर आ जाए तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे और ऐसा ही एलिसा के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद बेंगलोर में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि एलिसा जो है वो एक न्यूज रिपोर्टर है और वो काफी अच्छे तरीके से एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी और साथ ही वो एक केस पर भी काम कर रही थी और ये केस अमर फेलिक्स का ही था। दरअसल में अमर जो है वो लड़कियों के दुष्कर्म वाले वीडियो बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल किया करता था और यहाँ पर एलिसा जो है वो उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती थी। एलिसा यहाँ पर नकुल नाम के लड़के से भी मिली थी। नकुल पहले अमर फेलिक्स के लिए ही काम किया करता था, लेकिन अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। लेकिन जब अमर नकुल को ब्लैकमेल करने लगा तो उसे जबरन उसके साथ काम करना पड़ा, लेकिन अब नकुल यहाँ एलिसा के साथ था। एलिसा चाहती है कि नकुल जो है वो पुलिस के सामने बयान दे ताकि हम अमर फेलिक्स को पकड़ सके, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे कि अमर फेलिक्स को पकड़ा जा सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलिसा ने ये सारी बातें एलन को बता दी थी, तो अब एलन भी यहाँ पर एलिसा का साथ देने लगता है। वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो तुम मुझे जरूर बताना। आगे हम देखते हैं कि सबूत बटोरने के चक्कर में एलिसा जो है वो उसी सुनसान अड्डे वाले गोदाम पर चली जाती है और जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि कोई शख्स जो है वो अमर फेलिक्स को बुरी तरह से मार रहा है और उस जगह पर आग लगाकर उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर एलिसा जो है वो वापस आ रही थी तभी अचानक से एक ट्रक से उसका एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और उसके दिमाग पर भी चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे फेस ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो चुकी थी। यहाँ पर डॉक्टर श्रीनिवास ये सारी बातें एलिसा को समझा रहा था, लेकिन तभी अचानक से एलन को कहीं ना कहीं यहाँ पर हरन के ऊपर शक होने लगता है कि इन सब के पीछे हरन ही है। उसे इस पूरे केस के पीछे हरन का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर हरन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही वो बंदे हो जिसने अमर फेलिक्स को मारा था और जो शुरुआत में एलिसा ने हुलिया बताया था और जो तुम्हारा स्केच बना था वो उसने बिल्कुल सही बनाया था। यहाँ पर एलन जो है वो डीवाईएसपी दिनेश के पास कॉल करके कह देता है कि हरन ही वो बंदा है जिसने अमर फेलिक्स को मारा था। लेकिन जब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं तभी यहाँ पर एक बंदा और आता है और वो डीवाईएसपी दिनेश के सामने कहता है कि मेरा नाम अली है और अमर फेलिक्स को मैंने ही मारा था और उसके पूरे गोदाम में आग भी मैंने ही लगाई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे और सभी के सामने हरन जो है वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन एलन को अभी भी हरन के ऊपर डाउट हो रहा था। एलन यहाँ पर हरन से कहता है कि जब तुमने अमर फेलिक्स को मारा और उस जगह पर आग लगाई तो तुम्हें वहाँ एक हार्ड ड्राइव मिली होगी, लेकिन यहाँ पर हरन कहता है कि मुझे वहाँ पर कोई ड्राइव नहीं मिली और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम अमर फेलिक्स के पीछे पड़े हो या पर उस हार्ड ड्राइव के पीछे। यहाँ पर एलन जो है वो सबसे पहले डीवाईएसपी दिनेश के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि जब गोदाम में आग लगी थी और हमें अमर फेलिक्स मृत हालत में मिला था तो क्या हमें उस जगह पर एक हार्ड ड्राइव भी मिली थी, जिस पर डीवाईएसपी दिनेश कहता है कि हाँ,
हमें वहां पर एक हार्ड ड्राइव मिली थी, लेकिन अब उस हार्ड ड्राइव को जब्त कर लिया गया है और अब वो हमारे हाथ नहीं आ सकती है, क्योंकि कोर्ट के उसके ऊपर कड़े निर्देश है कि उससे छेड़छाड़ ना की जाए। जिसके बाद कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें बताया जाता है कि आखिरकार हरन ने अमर फेलिक्स को क्यों मारा था। बात कुछ ऐसी है कि अमर फेलिक्स ने हरन की स्टेप सिस्टर नीरजा से भी दुष्कर्म किया था। दरअसल में जब वो कॉलेज से वापस लौट रही थी तब उसने उसका किडनैप किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसने उसकी वीडियो भी बनाई। यहाँ पर हरन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन देविका ने उसे सहारा दिया और कहा कि हमें अभी बदला नहीं लेना है या पर कोई गलत कदम नहीं उठाना है, बल्कि हमें अभी नीरजा का ख्याल रखना है, उसे मूव ऑन कराना है और उसकी पुरानी जिंदगी में उसे वापस लौटते हुए देखना है। तब हरन और देविका जो है वो इस पर काम करने लगते हैं और इसमें वो कामयाब भी रहे, क्योंकि नीरजा सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुकी थी और उन्होंने शहर भी चेंज कर दिया था। लेकिन बात जब हद से बढ़ जाती है, जब असरन नाम का एक लड़का जो है वो यहाँ हरन के पास आता है और वो उन्हें शकुन नाम की लड़की के बारे में बताता है और ये केस भी नीरजा के केस की तरह ही सिमिलर था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमर फेलिक्स ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया और उसकी भी वीडियो बना ली थी और अब वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इस वजह से यहाँ पर हरन समझ गया था कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, इसलिए इस बार अमर फेलिक्स के बारे में उसने पता किया और उसे जान से मार दिया। कुछ दिनों के बाद ही शकुन के पिता मतलब कि असरन के पिता जो है वो यहाँ हरन के पास आते हैं, जिनका नाम अली था। वो कहते हैं कि इस केस के पीछे पुलिस जरूर तुम्हारे पीछे आएगी, इसलिए इसमें असरन को मत फंसाना और ना ही तुम फंसना, इसमें तुम मुझे फंसा देना। और ऐसा ही हुआ। उस दिन जब डीवाईएसपी और एलन जब हरन को अरेस्ट करने के लिए आए थे तो अली वहां पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया था। अब डीवाईएसपी दिनेश जो है वो हरन के पास कॉल करके एलन के बारे में बताता है कि एलन एसपी ऑफिस आ रहा था लेकिन वो नहीं आया और मुझे मालूम है कि तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, क्योंकि अली जो हमारे पास सरेंडर करने के लिए आया था वो अगले ही दिन छूट गया। उसका वकील आया और उसने उसे जमानत दिलवा दी। यहाँ हरन डीवाईएसपी दिनेश से बात करता है कि एलन जो है वो उस हार्ड ड्राइव के पीछे पड़ा है, हमें उस हार्ड ड्राइव में देखना है कि आखिरकार उसमें है क्या, लेकिन इसके लिए उनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव जो है वो पूरी तरह से लॉक है और उसे अनलॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नकुल कर सकता है। इसलिए वो नकुल के पास जाने लगते हैं उस हार्ड ड्राइव को अनलॉक करवाने के लिए। तो जब हरन और एलिसा जो है वो नकुल के पास उस हार्ड ड्राइव को लेकर जा रहे थे अनलॉक करवाने के लिए, तभी बीच रास्ते में एलन आ जाता है और वो इनका कार से पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि हार्ड ड्राइव इन्हीं लोगों के पास है और वो नकुल के पास लेकर जा रहे हैं। तब यहाँ पर हरन जो है वो एलिसा को एक जगह पर उतार देता है और तभी एलन और हरन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं एलिसा को जो कि श्रीनिवास अंकल से मिलती है और उन्हें 24 घंटे पहले का एक दृश्य बताती है। वो उनसे कहती है कि जब मुझे हरन ने उस जगह पर छोड़ा था तो थोड़ी देर के बाद ही हरन जो है वो मेरे पास वापस आया था। उसके गर्दन पर चोट के निशान थे और उसके पेट में भी चोट लगी थी। वो कार को ड्राइव करने की हालत में नहीं था, इसलिए कार को भी मैंने ही ड्राइव किया था। यहाँ से सीधा हम जो गए थे वो गए थे डीवाईएसपी दिनेश के पास। वहां पहुंचकर हरन ने उसे गोली मार दी और उसके पास जो हार्ड ड्राइव थी वो हार्ड ड्राइव भी उसने उनसे छीन ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हरन ने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर नकुल आता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों का काफी इंतजार किया, लेकिन मैंने तभी देखा कि डीवाईएसपी दिनेश को गोली मार दी गई है, लेकिन वहाँ पर मुझे हरन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर एलिसा पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर हरन आ जाता है और मालूम चलता है कि दरअसल में वो कोई और नहीं बल्कि एलन था, जो कि एलिसा के पास इंजर्ड हालत में आया था। एलिसा ने ही कार ड्राइव की थी, क्योंकि यहाँ पर एलन को एलिसा की कंडीशन के बारे में मालूम है कि वो पहचानने में थोड़ी सी हिचकिचाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है और इसी का उसने फायदा उठाया। आगे जाकर एलन के बारे में सब कुछ मालूम चलता है कि एलन जो है वो एक विटनेस प्रोटेक्शन ऑफिसर था, जो कि लोगों की आइडेंटिटी को छुपाने का काम किया करता था, लेकिन इसमें उसने खुद का ही फायदा देखना शुरू कर दिया। उसका काम था आइडेंटिटी को छुपाना, लेकिन उसने तो आइडेंटिटी को बेचना ही स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से वो ढेर सारा पैसा कमाने लगा था और इसमें उसका साथ सुप्रिया नाम की एक बहुत ही पावरफुल वुमेन भी दे रही थी, जिसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस काम में साथ देते रहते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब चित्रा नाम की एक बहुत ही जानी मानी औरत की आइडेंटिटी यहाँ पर हमारा एलन जो है वो बेच देता है
लेकिन अब वो तो जिंदा थी, जिस वजह से एलन जो है वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। तो एलन अब उसे किसी भी हालत में मारना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम सुधा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जिसके घर पर एक पार्सल आता है जो कि एक पेन ड्राइव थी। और जब उन्होंने पेन ड्राइव के अंदर की एक वीडियो को प्ले की तो यहाँ पर सुधा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि उसमें अमर फेलिक्स जो है वो सुधा के साथ दुष्कर्म कर रहा था और ये वीडियो उनके पास थी। अब यहाँ पर उसका पिता जो है वो सुधा के लिए कुछ भी कर सकता है, वो लाखों रुपए अमर फेलिक्स को दे सकता है। हालांकि सुधा के पिता को यहाँ पर बताया नहीं गया कि आखिर वो कौन थे। आगे हम देखते हैं कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात मालूम चल चुकी थी कि एलन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसलिए अब सभी जगह उसे सभी लोग ढूंढ रहे थे। तो वहीं एलन जो है वो नीरजा और देविका के पास आ जाता है। वो नीरजा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वो क्लिप है जिसे वो अभी भी वायरल कर सकता है। इसलिए वो देविका से कहता है कि मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम मुझे इस जगह से सेफली निकाल दो तो मैं उस वीडियो को पूरी तरह से डिलीट कर दूंगा, जिसके लिए देविका भी मान जाती है। तो वहीं सुप्रिया जो है वो एलन के पास कॉल करती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है तुमने पंगा किससे लिया है। यहाँ पर एलन कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सुप्रिया कहती है नहीं, तुम सुनो, क्योंकि तुमने किसी आम आदमी से पंगा नहीं लिया है। जिसे तुम शरण समझ रहे हो ना, वो एक NSG कमांडर है और वो एरोप्लेन में एयर मार्शल भी रह चुका है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो सबका फेवरेट है और बहुत ही ज्यादा जीनियस भी। तो यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल के द्वारा हरण को एक बात मालूम चलती है कि एलन जो है वो चित्रा को मारना चाहता है, लेकिन मालूम चलता है कि चित्रा जो है फ्लाइट से कहीं पर जाने वाली है और उसे मालूम चल चुका था कि वो लोग जरूर चित्रा को फ्लाइट में ही मारने वाले हैं। इसलिए हरण भी उसी फ्लाइट में चला जाता है एयर मार्शल बनकर। हालांकि हरण को ये बात नहीं मालूम है कि फ्लाइट में कौन सा वो बंदा है जो कि चित्रा को मारने वाला है। हरण का फिलहाल सिर्फ एक ही काम है कि वो चित्रा को बचाए और ये पता लगा कर दिखाए कि आखिरकार वो बंदा है कौन जो कि चित्रा को मारने आया है। तभी यहाँ पर नकुल और एलिसा को एक बात और मालूम चलती है कि सिर्फ यहाँ पर चित्रा को ही मारने की बात नहीं चल रही है, बल्कि 6-7 लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपाई गई थी और एलन ने उनकी आइडेंटिटी बेच दी है, जिस वजह से यहाँ पर हरण को मालूम चलता है कि यहाँ कोई बंदा नहीं आया है, बल्कि इस फ्लाइट को ही क्रैश करने का प्लानिंग चल रही है। सुधा के जो पिता हैं, जिनका नाम चितरंजन है, वो एयरपोर्ट पर टेक्निकल मैनेजर हैं और एलन ने उनसे कहा है कि अगर वो इस फ्लाइट को क्रैश करवा दे तो वो सुधा की उस वीडियो को डिलीट कर देंगे, जिसके लिए वो मान गए थे। और ये बात यहाँ पर हरण को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर अपने पायलट के पास जाता है और वो फ्लाइट का ट्रांसपोंडर ऑफ कर देता है, जिस वजह से उस फ्लाइट की लोकेशन नहीं मिल रही थी और चितरंजन को भी वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। इस तरह से हरण ने उस फ्लाइट को क्रैश होने से बचा लिया था और उन सभी लोगों की जान बचा ली थी। अब कुछ हफ्तों के बाद हम देखते हैं एलन को, जिसने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया था और अब उसने एक नई आइडेंटिटी बना ली थी और अब वो देश छोड़कर कहीं पर जाने वाला था। जब वो अपनी प्राइवेट जेट में होता है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एयर मार्शल के रूप में हरण जो है वो उसके पास आता है। यहाँ पर एलन कहता है कि तुम जो काम करते हो ना लोगों को बचाने का, ऐसे ही मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि लोगों को मारने का काम करते हैं। तब यहाँ पर एलन के वो 2 बॉडीगार्ड यहाँ पर हरण के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हरण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो उन सभी को मार देता है और साथ ही एलन को भी। उस फ्लाइट को भी क्रैश कर दिया गया था और यहाँ पर हरण ने इस जंग को जीत लिया था। आखिर में हमें मालूम चलता है कि एलिसा का भी इलाज चालू हो जाता है और अब वो पूरी तरह से ठीक होने लगती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।